हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसागुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है हरिवंश पुराण में, तो जो राजा श्रेणिक है उसने गौतम गंधर्व से पूछा एक मुनिराज को देखकर कि ये कौन है ना, इनका वंश क्या है। और उन्होंने जिज्ञासा रखी कि मुझे इनके वंश से संबंधित सभी राजाओं को जानना है। तो गौतम गंधर्व ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे लोक की थोड़ी जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लोक की जानकारी शुरू हुई। लोक से मतलब जहाँ हमने जो जैन तत्व विद्या में भी सीखा था, राइट। तो लोक से यहाँ पर क्या मतलब, जहाँ जीव रहते हैं। ठीक है, लोक जो ये नक्शा है ये क्या कहलाता है, ये बेसिकली लोक है ना। इसके बाहर का एरिया अलोक। ठीक है, दो चीजें समझ में आई। लोक जो ये स्ट्रक्चर है, राइट, ये लोक, और इसके बाहर लोक अलोक। ठीक, तो क्योंकि बाहर में सिर्फ एक ही द्रव्य रहता है, आकाश, इसलिए बाहर को कहते हैं अलोकाकाश। ठीक, तो अंदर का हो गया लोकाकाश। अदरवाइज अंदर में जो है सारे 6 के 6 द्रव्य होते हैं। तो इतना सा हमने देखा था। द्रव्यों के नाम सभी को ऑलमोस्ट मालूम होंगे। द्रव्य 6 द्रव्यों से मिलकर ये पूरा लोक बना है। ठीक है, इस लोक का संचालन कैसे हो रहा है, द्रव्यों के अपने गुण और पर्यायों से, राइट। पर्याय कंटिन्यूअली चेंज हो रही हैं, द्रव्यों के अपने गुण हैं, अस्तिकाय आदि, कि वो एग्जिस्टेंस उनका खत्म नहीं होता, राइट। तो इसलिए ना तो द्रव्यों को किसी ने बनाया और ना ही इस लोक को किसी ने बनाया, इट्स जस्ट देयर, है ना। जैसे कि पानी को किसी ने नहीं बनाया, पानी है, ठीक है ना। इसी तरह से लोक को भी किसी ने नहीं बनाया। फिर बात कर रहे थे कि बाहर में क्यों, बाहर में सिर्फ आकाश है और वहां पर धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है। धर्म अधर्म द्रव्य क्या करते हैं, धर्म द्रव्य क्या करता है, चलने में हेल्प करता है, और अधर्म द्रव्य रुकने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वहां पर ये दोनों नहीं होने से ना तो जीव बाहर में है और ना अजीव बाहर में है, क्योंकि जीव को चलने के लिए और सेम ऐसे ही अजीव को भी हिलन डुलन के लिए धर्म अधर्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और काल, काल क्या है, काल इज लाइक चेंजिंग। चेंज किस में हो रहा है, लोक में, हर चीज में, हर व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए काल द्रव्य। फिर क्या कह रहे हैं कि उस अलोकाकाश के मध्य में, अब क्या है कि ये तो हमें एक पेपर दिखाई दे रहा है, राइट। ठीक है, इसकी एक मैप है, इसके एक कहीं से ये पेपर स्टार्ट हो रहा है, कहीं पर एंड हो रहा है। लेकिन अलोकाकाश क्या है, वो अनंत है। ठीक है, अनंत होने के बाद क्या बोलते हैं कि जो लोक है वो अलोकाकाश के बिल्कुल मध्य में है। ठीक है, और ये सब कहाँ से नॉलेज आ रही है, हमें केवली से, है ना। केवली ही जान सकते हैं ये बातें। अपने को तो नहीं मालूम था ना कि ये लोक भी कुछ होता है, अलोक भी कुछ होता है, राइट। अपन ने तो सिर्फ शास्त्र से ही पढ़ा है। उस अलोकाकाश के मध्य में असंख्यात प्रदेशी तथा लोकाकाश से मिश्रित अनादि लोक स्थित है। तो क्या कह रहे, असंख्यात प्रदेशी,
जो उसमें उसकी प्रदेश हैं, जो ये लोक है, इसमें कितना स्थान है, राइट? स्थान को मापने की इकाई जो होती है, यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है क्या बताया यहाँ पे? हाँ, प्रदेश, ठीक है? तो जो स्थान नापने की इकाई है वो प्रदेश। तो उसको क्या कहा? असंख्यात प्रदेश हैं। असंख्यात मतलब इतनी बड़ी संख्या जिसको कि बोल पाना या जानना संभव नहीं है। अनंत भी नहीं कह रहे क्योंकि उसकी संख्या है, ठीक है? संख्या है लेकिन कह पाना मुश्किल है। इसलिए असंख्यात प्रदेशी, प्रदेश मतलब इस लोक में असंख्यात प्रदेश हैं। तथा लोकाकाश से मिश्रित अनादि लोक स्थित है। अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं, किसने इसे बनाया नहीं जानते, है ना? तो इसलिए अनादि लोक स्थित है इस आलोकाकाश के मध्य में। काल द्रव्य तथा अपने अवांतर विस्तार से सहित अन्य समस्त पंचास्तिकाय यतश्च इसमें दिखाई देते हैं, इसलिए यह लोक कहलाता है। ठीक है, क्या है? काल द्रव्य और बाकी के जो द्रव्य हैं, 5 द्रव्य, उनको पंच अस्तिकाएं भी कहते हैं। पंच अस्तिकाएं मतलब उनका अस्तित्व भी है और उनके काय भी है। काय मतलब शरीर, शरीर मतलब उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो प्रदेश से मापी गई है एक तरह से। बेसिकली उनकी बॉडी या काय किस लिए कहा है? क्योंकि उनके पास ऐसा शरीर नहीं, औदारिक शरीर नहीं मानिएगा, औदारिक शरीर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो असंख्यात प्रदेशी हैं, जैसे कि जीव धर्म अधर्म जो है वो असंख्यात प्रदेशी हैं। सेम जैसे लोक का बताया, लोक में अनंत जीव हैं, राइट? और उनमें सबके पास प्रदेश हैं, सबके पास कोई ना कोई स्थान लिए हुए हैं, राइट? तो इसलिए असंख्यात प्रदेशी हैं। और आकाश में अनंत प्रदेश हैं। आकाश के जितने भी प्रदेश हैं उसको कोई नहीं माप सकता, वो अनंत प्रदेशी है। और पुद्गल में क्या है? पुद्गल भी सेम, उसमें भी संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश हैं। सिर्फ काल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमें प्रदेश सिर्फ मतलब क्या रहता है काल के केस में? हर एक प्रदेश पर एक काल का अणु रहता है, ठीक है? तो भले ही मल्टीपल बहुत सारे काल के अणु हैं, जितने प्रदेश उतने काल के अणु, लेकिन उसको फिर काय में काउंट नहीं करते, ठीक है? थोड़ी सी जानकारी दी है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्या बता रहे हैं, ठीक है? सिंपल है पंचास्ती काय की कि 5 द्रव्यों को अलग और काल को अलग क्यों रखा, इसलिए बताया कि बाकी सबको तो पंचास्तिकाय मतलब अस्थि मतलब उनका अस्तित्व है, और काय मतलब प्रदेशी हैं, राइट? असंख्यात प्रदेशी। तो इसलिए पंचास्तिकाएं हैं सारे द्रव्य एक्सेप्ट काल द्रव्य। फिर लोक के बारे में क्या कह रहे हैं? यह लोक नीचे ऊपर तथा मध्य में। तो हमने क्या देखा? ये नीचे, राइट? नीचे मतलब नीचे की साइड, नीचे, ऊपर और मध्य में। कैसा है ये लोक? वेत्रासन, वेत्रासन होता है बैठने का, जैसे वो कहते हैं ना एक मूढ़ा टाइप का होता है, बिल्कुल डमरू स्टाइल से ही फील आती है उसकी, राइट? तो जैसे बैठने का जगह छोटी और नीचे से बेस बड़ा, वेत्रासन। मृदंग, मृदंग भी सबने नाम सुना ही होगा, है ना? बजाने वाला मृदंग, और बहुत बड़ी झालर के समान है। झालर सबको मालूम है, एक तरह से जैसे बेल्ट टाइप का, कह लीजिए बेल्ट टाइप की झालर, है ना? तो मध्य लोक किससे कंपेयर किया? झालर से। अर्थात अधोलोक वेत्रासन यानी मूढ़ा के समान है, ऊर्ध्वलोक मृदंग के तुल्य है, तुल्य मतलब समान है, और मध्य लोक जिसे तिर्यक लोक भी कहते हैं वह झालर के समान है। नीचे आधा मृदंग रखकर उस पर यदि पूरा मृदंग रखा जाए तो जैसा आकार होता है वैसा ही लोक का आकार है, ठीक है? तो ये नीचे आधा मृदंग और फिर ऊपर एक पूरा मृदंग, जैसे आधा ये फनल टाइप का, राइट? इस तरह से यहाँ पर ऊपर में तो पूरी शेप आ रही है और नीचे में ये हाफ शेप आ रही है, राइट? तो कह रहे हैं कि ऐसा अगर कर दें तो वो लोक का आकार है। और इसके अलावा भी
किंतु विशेषता यह है कि यह लोक चतुरस्र अर्थात चौकोर है अथवा कमर पर हाथ रख तथा पैर फैलाकर अचल स्थित खड़े हुए मनुष्य का जो आकार है उसी आकार को यह लोक धारण करता है। कैसे? जैसे ये है, इमेजिन कर सकते कि ये किसी का फेस है, राइट? ये उसने हाथों को जैसे कमर पे रखते हैं ना, वैसा कमर पे रखा है, राइट? और ये उसकी कमर है और ये उसके लेग्स हैं, ऐसा इस तरह से विजुअलाइज किया है मनुष्य के आकार का। अपने विस्तार की अपेक्षा अधोलोक नीचे 7 रज्जु प्रमाण है। रज्जु होता है डिस्टेंस या साइज मापने की इकाई, यूनिट, है ना? तो राजू भी कहते हैं और रज्जु भी। तो क्या कह रहे हैं कि नीचे 7 राजू, है ना? बेस में हम देख रहे हैं 7 राजू, राइट? फिर क्रम क्रम से प्रदेशों में हानि होते होते मध्य लोक के यहाँ एक रज्जु विस्तृत रह जाता है। तो क्या हो रहा है? कम होते होते, है ना, ये इस तरह से कम हो रहा है, तो ये जो एरिया हो गया ये एक राजू, फिर वापिस से बढ़ना शुरू हो गया तो यहाँ पर आकर मैक्सिमम कितना हो जाता है? 5 राजू, और फिर कम होते होते एक राजू। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर। इसके ऊपर प्रदेश वृद्धि होते होते ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के समीप 5 रज्जु प्रमाण है। तदनंतर उसके आगे प्रदेश हानि होते होते लोक के अंत में एक रज्जु प्रमाण विस्तृत रह जाता है। तीनों लोकों की लंबाई 14 रज्जु प्रमाण है। लंबाई मतलब जो यहाँ से ऊपर से नीचे तक, है ना, ये कितना है? 14 रज्जु या 14 राजू, और नीचे में बेस में 7 राजू। ठीक, ये सब हमने ऑलरेडी करा है कवर, है ना? किसी को अगर नहीं क्लियर हो रहा है, कुछ नया है, तो प्लीज फील फ्री टू रेज हैंड, वी कैन गिव मोर टाइम। 7 रज्जु सुमेरु पर्वत के नीचे और 7 रज्जु उसके ऊपर है। सुमेरु पर्वत कहाँ है? बिल्कुल मध्य में, बीच में, है ना? तो क्या है? 7 रज्जु ऊपर और उसके 7 रज्जु नीचे, ऐसे बिल्कुल सेंटर में सुमेरु पर्वत। चित्रा पृथ्वी के अधोभाग से लेकर द्वितीय पृथ्वी के अंत तक एक रज्जु समाप्त होती है। तो अब ये कहाँ चले गए? अधोलोक के बारे में। अधोलोक जैसे ये, है ना? अधोलोक में क्या कह रहे हैं कि चित्रा पृथ्वी के अधोभाग से लेकर, नीचे की ओर से लेकर द्वितीय पृथ्वी के अंत तक एक रज्जु समाप्त होती है। इसके आगे तृतीय पृथ्वी जो तीसरा नरक है उसके अंत तक द्वितीय रज्जु, दूसरा राजू। चतुर्थ पृथ्वी यानी चौथा नरक के अंत तक तीसरा रज्जु, तीसरी तृतीय रज्जु। पंचम पृथ्वी के अंत तक चतुर्थ रज्जु। षष्ठ पृथ्वी के अंत तक पंचम रज्जु। सप्तम पृथ्वी के अंत तक षष्ठ रज्जु। तो 6 रज्जु में पूरे नीचे का अधोलोक हो जाता है। ठीक है, और लोक के अंत तक सप्तम रज्जु समाप्त होती है। तो क्या हुआ कि 6 रज्जु में तो तीनों लोक आ गए, उसके बाद जो एक रज्जु बचता है वहां पर कोई नरक भी नहीं है, वहां पर क्या है? निगोदिया जीव का स्थान है। ठीक है, वहां पर नरक भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? एक रज्जु के विस्तार में निगोद तथा वात वलय है। वात वलय क्या है? बेसिकली जिस पर कि ये लोक टिका हुआ है। वात वलय 3 होते हैं, आगे आएगा वैसे। तो उनने क्या कर रखा है? वात वलय ने लोक को, जो हमने लोक का नक्शा देखा था उसको, ये जो आप देख रहे हैं लाइंस, ये वात वलय की लाइंस हैं 3, है ना? ये बता भी रखा है यहाँ पर, घनोदधि वात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। तो इन तीनों के कवरिंग से, बेस पर ये पूरा लोक स्थित है, आधारित है। ठीक है, सपोर्ट लिए हुए है। यह तो चित्रा पृथ्वी के नीचे का विस्तार बताया। अब इसके ऊपर ईशान स्वर्ग तक 1.5 रज्जु। तो हम अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो काफी आगे चलकर होगा शायद।
ये है ना। तो ये क्या है यहाँ पर बता रखा है ना, या कुछ कम 1.5 राजू में पहला स्वर्ग, फिर कुछ कम, फिर 1.5 राजू में दूसरा स्वर्ग। इस तरह से अब स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि यह तो चित्रा पृथ्वी के नीचे का विस्तार बताया, अब इसके ऊपर ईशान स्वर्ग तक 1.5 राजू, उसके आगे माहेंद्र स्वर्ग के अंत तक फिर 1.5 राजू, फिर कापिष्ट स्वर्ग तक 1 रज्जू, मतलब वो हाफ हाफ रज्जू के आगे स्वर्ग हो जाते हैं। तदनंतर सहस्रार स्वर्ग तक 1 रज्जू, उसके आगे आरण अच्युत स्वर्ग तक 1 रज्जू, और उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक के अंत तक 1 रज्जू, है ना। अच्युत स्वर्ग तक जो एरिया हुआ, उसके बाद जो 1 राजू बचता है उसमें बाकी के नवम, 9 ग्रवेक, 9 अनुदिश और अनुत्तर आ जाते हैं। इस प्रकार कुल सप्तम रज्जू समाप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये कल्पातीत देव जो है, यहाँ से लेकर ऊपर 1 रज्जू और बाकी के 6 रज्जू में ये बाकी के 16 स्वर्ग आ गए। चित्रा पृथ्वी के नीचे प्रथम रज्जू के अंत में जहां दूसरी पृथ्वी समाप्त होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पर ये आएगा, पेज वापस से लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं कि ये जो अभी एक तो फ्रंट पार्ट से बताया था, राइट, और फ्रंट पार्ट में भी लाइक घट रहा है, सिंपल सीधा सीधा बता दिया था, राइट। और साथ ही साथ ये बताया था कि 1 राजू गहराई में कैसे है, क्या क्या है, राइट। अब उनके माप कैसे बता रहे हैं कि ठीक है ये तो 7 राजू है और यहाँ पर 1 राजू है, तो ये जो घट रहा है उसका प्रमाण बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, चित्रा पृथ्वी के नीचे प्रथम रज्जु के अंत में जहां दूसरी पृथ्वी समाप्त होती है, वहां लोक के जानने वाले आचार्यों ने अधोलोक का विस्तार 1 रज्जु तथा द्वितीय रज्जु के 7 भागों में से 6 भाग प्रमाण बतलाया है। मतलब कि कैसा विस्तार है, डीपली लेंगे तो 1 रज्जु, लेकिन अगर चौड़ाई में लेंगे तो 7 भागों में से 6 भाग प्रमाण बतलाया है, मतलब कि कम होता जाएगा। कम नहीं, इनफैक्ट बढ़ेगा ना, नहीं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, चित्रा पृथ्वी से नीचे की तरफ। हाँ, तो उसमें होगा एक सही 6/7, हाँ हाँ, वन वन पूरा एंड 6/7, so it will be less than 2. ठीक। तो इसी तरह से बाकी में भी हम लगाएंगे। द्वितीय रज्जु के अंत में जहां तीसरी पृथ्वी समाप्त होती है, वहां अधोलोक का विस्तार 2 रज्जु पूर्ण, पूरे के पूरे 2 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भाग में से 5 भाग प्रमाण बताया है। तीसरी रज्जु के अंत में जहां चौथी पृथ्वी समाप्त होती है, वहां अधोलोक का विस्तार 3 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 4 भाग प्रमाण बताया है। तो इसको ऐसे ही लेंगे कि 3 राजू और 1 राजू के 7 भाग में से 4 भाग। हाँ, और ये ना लाइन में स्लाइसेस हैं, these are like horizontal slices. है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है। हाँ, चतुर्थ रज्जु के अंत में जहां पृथ्वी, पंचवी पृथ्वी समाप्त होती है, वहां अधोलोक का विस्तार 4 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भाग में से 3 भाग प्रमाण कहा गया है। पंचम रज्जु के अंत में जहां छठी पृथ्वी समाप्त होती है, वहां अधोलोक का विस्तार 5 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 2 भाग प्रमाण बतलाया है। ठीक है, षष्ठ रज्जु के अंत में जहां 7वीं पृथ्वी समाप्त होती है, 7वीं पृथ्वी समाप्त होती है, वहां अधोलोक का विस्तार 6 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। मतलब 6 राजू प्लस 1 7वें रज्जु का थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तथा सप्तम रज्जु के अंत में जहां लोक समाप्त होता है, वहां अधोलोक का विस्तार 7 रज्जु प्रमाण बताया गया है।
चित्रा पृथ्वी के ऊपर 1.5 रज्जु की ऊंचाई पर जहां दूसरा ईशान स्वर्ग समाप्त होता है, वहां लोक का विस्तार 2 रज्जु पूर्ण और 1 रज्जु के 7 भागों में से 5 भाग प्रमाण कहा गया है। सेम थिंग अब ऊपर की तरफ भी अप्लाई हो रही है। प्राची दी इसको एक बार और अच्छे से बताएंगे अगर मैं मैप खोलूं? हाँ, मैं संजय को बुलाती हूँ, 1 मिनट, वो बता देंगे। संजय, तुम हाँ। इसको जरा एक्सप्लेन करो। जो ये ये रज्जु, वाला। ये वाला सिर्फ लाइन एक बार पता करना है। चित्रा पृथ्वी के ऊपर ये वाला। 1.5 रज्जु की ऊंचाई पर जहां दूसरा ईशान स्वर्ग समाप्त होता है, वहां लोक का विस्तार 2 रज्जु पूर्ण और 1 रज्जु के 7 भाग में से 5 भाग प्रमाण कहा गया है। तो चित्रा पृथ्वी के ऊपर 1.5 राजू की ऊंचाई हाँ, पे जहाँ पे ईशान, लेट मी हाँ ओपन दैट। हाँ ये वाला चित्र है। तो यहाँ पर है ना, ये जो है, ये मेरा कर्सर नहीं दिख रहा होगा, बट नहीं दिख यहाँ रहा। से ये चीज जो बढ़ रहा है, हाँ राइट? ये नहीं नहीं, ये लाइन दिखाइए। एक मिनट, ये जो पहली लाइन है ना, हम्म। इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे ना, तो ये जो ये बताया उन्होंने, आई थिंक ये बताया, फिर से पढ़िए। अच्छा। इसकी विड्थ बताइए। चित्रा पृथ्वी के ऊपर 1.5 1.5 राजू रज्जु की ऊंचाई पर जहां जहाँ, दूसरा ईशान स्वर्ग समाप्त होता है, वहां हाँ लोक का विस्तार 2 रज्जु पूर्ण और 1 रज्जु के 7 भाग प्रमाण। तो हाँ ये चीज तो हो गई क्या ये? हाँ ये वाली लाइन। ओके, समझ आ गया। तो ठीक है। क्योंकि ये बढ़ रहा है, तो हम्म, 1.5 रज्जु ऊपर जाने पर इसकी चौड़ाई कितनी है ये बता रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। नहीं, तो यहाँ पे कुछ कम क्यों लिखा है? 1.5 रज्जू से कुछ ज्यादा होना चाहिए। देखिए, नहीं नहीं, नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं वो चीज नहीं नहीं नहीं, बात ये कर रहे हैं। हाइट है। ये ये हाइट हाइट यहाँ है तक की है। हाँ इसके ऊपर ये जो ये लाइन बनती है, ये इसका विस्तार कितना है, हाँ पहले वो बता स्वर्ग रहे हैं। का हाँ विस्तार और कितना है? और इधर तो जो ये 1.5, कुछ कम 1.5 राजू लिखा है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये वो तो आई थिंक सुमेरु पर्वत जो मेरू होता है, पर्वत थी, हाँ, उसकी वजह से। 99,040 योजन का होता है राइट, राइट। मध्यलोक का। तो वो उतना जो एरिया कम हो जाएगा। 99,040 योजन, कुछ यहाँ पर कम हो करेक्ट, जाते हैं, कुछ आगे कम हो जाते हैं, ऐसा करेक्ट, समझ। करेक्ट। हाँ, वो ठीक है। ठीक है, तो ये जो अभी जो हमने पहले पढ़ा, वो भी क्या था? एक्चुअली अभी ज्यादा क्लियर हो गया। पेज नंबर 7, राइट? तो क्या बात कर रहे थे वो यहाँ पर, कि जो पहली पृथ्वी या दूसरी पृथ्वी जहां खत्म हुई, यहाँ की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, अभी हमने बात करी थी गहराई के बारे में। गहराई कितनी थी? 1 राजू में 2 पृथ्वियां आ गई। लेकिन अब इस एरिया की बात कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही अब स्वर्गों में कैसी व्यवस्था है वो कर रहे हैं। तो अब हम बार बार चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ लेते हैं इसे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें कि क्या मैं इसकी क्लियर नहीं होता तो? थैंक यू सो मच संजय जी। आपका सुनते रहते, हम आपका धर्म लाभ लेते रहते बैकग्राउंड में, बहुत सी अच्छा अच्छा, बैकग्राउंड में। नहीं नहीं, आप सामने आइए फ्रंट में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप अपनी शेयर कीजिए नॉलेज। वैसे तो प्राची भी करती रहती हैं। आप बस ही की सुनते बनाई रहते हुई हम यूज आएंगे, कर रहे हैं। सामने भी आएंगे। हाँ, आप ही की बनाई हुई 3 लोग यूज कर रहे हैं हम। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर उसके बाद क्या है, उसके ऊपर 1.5 रज्जू चलकर जो दूसरा स्वर्ग है, जहां दूसरा नहीं मतलब तीसरा चौथा, जहां महेंद्र स्वर्ग समाप्त होता है, वहां लोक का विस्तार 4 रज्जू और 1 रज्जू के 7 भागों में से 3 भाग प्रमाण बताया गया है। उसके आगे आधा रज्जू, नेक्स्ट जो लेवल है वो आधे रज्जू का है, जहां चलकर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग समाप्त होता है, वहां लोक का विस्तार 5 रज्जु प्रमाण कहा गया है। तो इसमें कोई एडिशन नहीं है। यहाँ पर जो स्वर्ग वाला है वो 5 रज्जु है। इसके ऊपर आधी रज्जु और चलकर जहां कापिष्ट स्वर्ग समाप्त होता है, वहां लोक का विस्तार 4 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 3 भाग प्रमाण बतलाया गया है। उसके आधी रज्जु और चलकर जहां महाशुक्र स्वर्ग समाप्त होता है, वहां लोक का विस्तार 3 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 6 भाग प्रमाण कहा गया है। इसके ऊपर आधी रज्जु और चलकर जहां सहस्त्रार स्वर्ग का अंत आता है, 12वें स्वर्ग का, वहां लोक का विस्तार 3 रज्जु। तो जो था ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक तो
बढ़ता चला गया, अब फिर से कम होना शुरू हो गया। 3 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 2 भाग प्रमाण बतलाया गया है। इसके आगे आधी रज्जु और चलकर जहां प्राणत स्वर्ग का अंत आता है, वहां लोक का विस्तार 2 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 5 भाग प्रमाण कहा गया है। इसके ऊपर आधी रज्जु और चलकर जहां अच्युत स्वर्ग समाप्त होता है, अच्युत स्वर्ग इज 16th स्वर्ग, वहां लोक का विस्तार 2 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 1 भाग प्रमाण बतलाया है। तो और कम हुआ जा रहा है। अब उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होते होते 1 रज्जु प्रमाण बचेगा। इसके आगे 7वीं रज्जु के अंत में जहां लोक की सीमा समाप्त होती है, वहां लोक का विस्तार 1 रज्जु प्रमाण कहा गया है। ठीक है, तो ये एक तरह से लोक को बताया है, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसका विस्तार। ठीक है, कहां पर कितना है वो बताया। तीनों लोकों में अधोलोक तो पुरुष की जंघा तथा नितंब के समान है ना, जो अभी मोटा मोटा बताया था कि कैसे मनुष्य पुरुष बनाया है, वैसा। तिर्यक लोक यानी मध्य लोक जो है कमर के सदृश है। माहेंद्र स्वर्ग का अंत मध्य अर्थात नाभि के समान है। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग छाती के समान है। 13वां 14वां स्वर्ग भुजा के समान है। आरण अच्युत स्वर्ग स्कंद के समान है, मतलब शोल्डर्स जो होते हैं। नव ग्रवेग ग्रीवा के समान है। अनुदिश उन्नत दाढ़ी के समान है। पंच अनुत्तर विमान मुख के समान है, फेस जैसे हो सबसे ऊपर। और सिद्ध क्षेत्र ललाट के समान है, सिर जो होता है सबसे ऊपर रहता है, राइट। तो सिद्ध क्षेत्र सबसे ऊपर, और जहां सिद्ध जीवों का निवास है ऐसा आकाश प्रदेश मस्तक के समान है। सबसे टॉप पे जहां पर लोकाकाश में जहां पर सिद्ध जो है विराजमान हो जाते हैं ऊपर में वातवलय से टच करते हुए, तो वो क्या कह रहे हैं, मस्तक के समान है, बिल्कुल सिर का ऊपर का हिस्सा। जिसके मध्य में जीव आदि समस्त पदार्थ स्थित हैं, ऐसा यह लोक रूपी पुरुष अपौरुषेय ही है, यानी अकृत्रिम ही है। अपौरुषेय मतलब जिस पौरुष मतलब पुरुष, जिसे किसी ने बनाया हो तो पौरुष है, और नहीं बनाया तो अपौरुष है। अपौरुषेय ही है, ठीक है। तो कृत्रिम ही है, अकृत्रिम ही है, जिसे किसी ने नहीं बनाया, ये ऐसा ही है। धनुदधि, धनवात और तनुवलय, ये तीनों वातवलय इस लोक को सब ओर से घेर कर स्थित हैं। तो ये ऑलरेडी बता दिया था, राइट, दिखाया था। हाँ, तो अब इसमें से कलर बता रहे हैं उनके। आदि का घनोदधि वातवलय गौमूत्र के वर्ण के समान है। आदि का मतलब पहला, ये जो पहला है, राइट, ये पहली लाइन जो है ये धनोदधि वातवलय और गौमूत्र के समान, तो थोड़ा ब्राउनिश गोल्डन ब्राउन रहता है। फिर दूसरा जो है बीच वाला वो मूंग के समान यानी ग्रीन कलर का, और अंत का तनु वातवलय परस्पर मिले हुए अनेक वर्णों वाला है, मल्टी कलर का। ये वातवलय दंड के आकार लंबे हैं, घनीभूत हैं, ऊपर नीचे और चारों ओर स्थित हैं। ठीक है, पूरे हर तरफ से घेरे हुए हैं। चंचल आकृति है, क्योंकि बदल भी रहे हैं ना, ऐसे टर्न भी ले रहे हैं, तो इसलिए चंचल आकृति है, और लोक के अंत तक वेष्टित हैं, कंप्लीटली उसे कवर करे हुए हैं। अधोलोक के नीचे तीनों वलयों में से प्रत्येक का विस्तार 20-20 हजार योजन है, और ऊपर के तीनों वातवलय कुछ कम 1 योजन विस्तार वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं कि नीचे अधोलोक के नीचे तीनों वलयों में से प्रत्येक, ये जो ये नीचे वाले हैं ये 20-20 हजार के हैं, और जो ऊपर वाले हैं ये 1-1 योजन के हैं। अधोलोक के नीचे तीनों वातवलय दंडाकार हैं, और ऊपर चलकर जब ये दंडाकार का परित्याग करते हैं, अर्थात
लोक के आजू बाजू में खड़े होते हैं, तब क्रमशः 7, 5 और 4 योजन विस्तार वाले रह जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि नीचे तो ऐसे जैसे दंड दंड होता है, छड़ी या ऐसा लकड़ी है ना, वैसा ऐसे सीधे पड़े हुए हैं। जब ये टर्न ले रहे हैं यहाँ पर, तब ये कितने चौड़ाई के हैं? 5, 7 और 4 योजन वाले हैं। ठीक है। तदनंतर प्रदेशों में हानि होते होते मध्य लोक के यहाँ इनका विस्तार क्रम से 5, 4 और 3 योजन रह जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जगह, इनमें जो स्पेस है वो ज्यादा है और ये ऊपर चलते चलते कम हो जाते हैं और फिर वापस से बढ़ जा रहे हैं। ठीक है। तो सिर्फ ये व्यवस्था समझा रहे हैं, हालांकि ये जैन तत्व विद्या का विषय है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे को आ गया यहाँ पर डिटेल थोड़ी सी, तो हम रेफर भी कर रहे हैं चित्र के साथ, ताकि जल्दी से हमें समझ में आ जाए। पुनः प्रदेशों में हानि होने से मोक्ष स्थान के समीप, नहीं यहाँ पर है ना, तदनंतर प्रदेशों में वृद्धि होने से ब्रह्मोत्तर नामक 5वें स्वर्ग के अंत में क्रमशः 7, 5 और 4 योजन विस्तृत हो जाते हैं। तो वापिस से उतना ही फैल गया। पुनः प्रदेशों में हानि होने से मोक्ष स्थान के समीप क्रम से 5, 4 और 3 योजन विस्तृत रह जाते हैं। तदनंतर लोक के ऊपर पहुंचकर धनोदधि वातवलय आधा योजन यानी 2 कोस, बिल्कुल ऊपर पहुंचकर यहाँ पर वो हाफ योजन बचा, और 15 से 75 धनुष प्रमाण घन वातवलय उससे आधा, धनोदधि वातवलय आधा योजन, घन वातवलय उससे आधा यानी 1 कोस, और तनु वातवलय उससे भी कम यानी 15 से 75 धनुष प्रमाण विस्तृत है। तीनों वातवलयों से घिरा हुआ यह लोक ऐसा जान पड़ता है मानो महालोक जीतने की इच्छा से कवचों से ही आवेष्टित हुआ हो। एक तरह से जैसे एक सिपाही अपने आप को पूरा कवर कर लेता है जब युद्ध में जाता है, तो कह रहे हैं कि जैसे महालोक जीतने की, भाई कुछ जीतना है, ऐसे करके उसने अपने आप को कवर कर लिया ताकि कोई उस पर अटैक ना कर सके। ठीक है। इस लोक में पहली रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा, अब ये नीचे की तरफ फिर से चले गए, है ना, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, ये क्या है? ये नाम है नरक के, है ना। 7 नरक हैं, उनको क्या कहते हैं? 7 पृथ्वियां। क्यों 7 पृथ्वियां कहते हैं? क्योंकि उनके नीचे में वात वलय आ जाते हैं। ठीक है। तो वात वलयों के ऊपर टिके होने के कारण इनको पृथ्वी कहते हैं। 7 पृथ्वी इसीलिए नाम दिया गया है। तो इस लोक में पहली रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा, तीसरी बालुका प्रभा, चौथी पंख प्रभा, पांचवी धूम प्रभा, छठी तमा प्रभा और 7वीं महातमा प्रभा, ये 7 भूमियां हैं। ये 7 भूमियां तीनों वातवलयों पर अधिष्ठित तथा क्रम से नीचे नीचे स्थित हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया, एक के बाद एक सारी पृथ्वियां हैं और सब बीच में वातवलयों पर टिकी हैं। और वातवलय जब बोले तो तीनों वातवलय आएंगे। इन पृथ्वियों के रूढ़ी नाम क्रम से, रूढ़ी नाम मतलब इनके एक नाम तो इनकी प्रभा के हिसाब से दे दिए, और एक जो इनके ओरिजिनल आगम में नाम दिए हैं वो है धर्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और मागवी भी हैं। अब इनकी मोटाई बता रहे हैं। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है और उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। इन 3 भागों में विभक्त है ना। ये खर, पंख और अबहुल भाग ये किसके हैं? पहली पृथ्वी रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग कर दिए। ठीक है। पहला खर भाग 16,000 योजन मोटा है, दूसरा पंख भाग 84,000 योजन मोटा है और तीसरा अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। ठीक है। 16,000, 84,000 और 80,000।
पंख भाग को राक्षसों तथा असुर कुमारों के रत्नमयी देदीप्यमान भवन यथाक्रम से सुशोभित कर रहे हैं। कौन है पंख भाग में? ये जो बीच के भाग है और ये त्रस नाली है, तो इसमें असुर कुमार है ना, और व्यंतरों के जो राक्षस जाति है उनके भवन यहाँ पर है। तथा खर भाग को 9 भवनवासियों के महाकांति से युक्त स्वयं जगमगाते हुए नाना प्रकार के भवन अलंकृत कर रहे हैं। खर भाग में बाकी के जो 9 भवनवासी देव हैं उनके, है ना। तो अपना सेम ही विषय जैन तत्वविद्या में भी चल रहा था, तो हमने ये ऑलरेडी देख रखा है, राइट। अब इसमें थोड़ी डिटेल और है, इनफैक्ट जो हमने जैन तत्वविद्या में नहीं देखी वो ये कि जो खर भाग है उसके 16 पटल हैं, राइट। पटलों के यहाँ पर नाम दे रखे हैं। खर भाग के 16 पटल, पटल मतलब हिस्से, है ना, जो बिल्डिंग्स कहते हैं ना, फ्लोर्स, है ना। तो ये 16 भाग हैं, खर भाग के 16 पटल हैं। उनके नाम है चित्रा, पहला पटल जिस पर की मध्य लोक बना है, राइट, जिस पर कि हम रहते हैं, चित्रा। फिर वज्रा, वैडूर्य, लोहितांक, मसारगल्प, गोमेद, प्रवाल, ज्योति, रस, अंजन, अंजन मूल, अंग, स्फटिक, चंद्राभ, वर्चस्क और बहुशिलामय। ये 16 पटल हैं। पटल मतलब फ्लोर्स, है ना। इनमें से प्रत्येक पटल की मोटाई 1,000 योजन है। तो इसलिए 16,000 बताया था ना टोटल। खर भाग 16,000 का है, तो कितना 1,000 योजन के। तथा देदीप्यमान खर भाग इन 16 पटल स्वरूप ही है। पंख भाग में शेष 6 भूमियों का अपना अपना अंतर अपनी अपनी मोटाई से कम 1 रज्जु प्रमाण है। पंख भाग से शेष 6 भूमियां मतलब कि पंख भाग से लेकर बाकी के जो नीचे की 6 भूमियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ तक पंख आ गया, तो इसके बाद जो ये नीचे की भूमियां हैं उनकी कह रहे हैं कि अपना अपना अंतर अपनी अपनी मोटाई से कम 1 रज्जु प्रमाण है। पहली भूमियां, जो पहली 2 भूमियां तो 1 रज्जु में आ गई, बाकी सारी, ठीक है, क्या कह रहे हैं, अपनी अपनी मोटाई से कम 1 रज्जु प्रमाण है। समस्त तत्वों को प्रत्यक्ष देखने वाले श्री जिनेन्द्र देव ने द्वितीय आदि पृथ्वियों की मोटाई क्रम से 32,000, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000 और 8,000 योजन बतलाई है। प्रथम पृथ्वी में असुर कुमार आदि 10 भवनवासी देवों के भवनों की संख्या निम्न प्रकार जाननी चाहिए। प्रथम पृथ्वी में असुर कुमार जो हैं, राइट, आदि 10 भवन, तो दोनों को मिला लेना। प्रथम पृथ्वी में ही सारे के सारे 10 जो भवनवासी देव हैं, राइट, जो हमने नाम भी पढ़े थे, इनमें यहाँ पे आगे भी बता रहे हैं नाम। तो 10 प्रकार के जो भवनवासी देव हैं उनके कितने भवन हैं, है ना। विमान कह लीजिए, ऊपर के देवों को विमान कहते हैं, नीचे के देव जहाँ रहते हैं उसको भवन कहते हैं। तो कितने भवन हैं? असुर कुमारों के 64 लाख, नाग कुमारों के 84 लाख, गरुड़ कुमारों के 72 लाख, द्वीप कुमार, उदती कुमार, मेघ कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार और विद्युत कुमार, इन कुमारों के 76 लाख तथा वायु कुमार के 96 लाख भवन हैं। ये सब भवन श्रेणी रूप से स्थित हैं तथा प्रत्येक में एक एक चैत्यालय है। ठीक है, श्रेणी रूप से स्थित है मतलब श्रेणीबद्ध, जैसे बोलते हैं ना, लाइंस में है। पृथ्वी के नीचे भूतों के 14,000 और राक्षसों के 16,000 भवन यथाक्रम से स्थित है। तो ये किनके हैं? ये व्यंतर जाति के। हाँ सपना, आपने हाथ रेज किया। तो ये भूत की हम यहाँ बात करें तो भूत जो हम भूत पिशाच होते हैं वो? हाँ, भूत पिशाच जो है अपने में व्यंतर जाति के देव के प्रकारों में है एक्चुअली। ओके।
है न? तो इसलिए उनको आप वैसे नहीं लीजिएगा जो विभत्स रूप अपन मूवीज वगैरह में देखते हैं, राइट? ओके ऐसा ओके नहीं। ओके जो थैंक ये देव होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ पे चारों दो के चीज क्वेश्चन। बताई चारू। यहाँ पे एक बोला उन्होंने कि एक भवन श्रेणी से स्थित है और एक हाँ बोला यथाक्रम। तो आई थिंक श्रेणी तो हो गया मतलब टॉल इमारत, और यथाक्रम मीन्स जमीन पर ही सारे स्थित हैं, क्योंकि यथा जो टॉल वाले हैं उसके ऊपर एक एक मंदिर भी बताया उन्होंने। प्रत्येक में एक एक चैत्यालय है, ठीक है। तो एक श्रेणी जैसे हुई ना, तो उसके ऊपर एक चर्चालय, और यहाँ दूसरा उन्होंने बोला कि 14,000 राक्षसों के 16,000 भवन यथाक्रम से स्थित है। यथाक्रम से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि पहले भूतों के 14,000 और फिर राक्षसों के 16,000, अच्छा हाँ, ये जैसे भी। उनके सीरियल में है ना। अदरवाइज जो महल है, भवन है, वो तो उनके जैसे हमने नारकियों के बिल और पढ़े थे ना, इंद्रक और प्रकीर्णक और श्रेणीबद्ध, इसी तरह से इनकी व्यवस्था भी रहती है, लाइंस में और छिटके हुए इस तरह से, ठीक है। तो चारू जी, जैसे अभी आप बोले कि ये बड़े सुंदर देव होते हैं, भूत वाले, राइट? हाँ जी। तो इनके तो कोई शरीर होते ही नहीं होगा, तो फिर हाँ, सुंदर कैसे हुए मतलब? नहीं शरीर तो होता है, राइट, लेकिन इनके शरीर वैक्रियक होता है, जैसे पारे के समान होता है ना, जैसे हड्डी वगैरह नहीं रहती, स्किन हमारी तरह की स्किन नहीं रहती, ठीक है। तो ना इनके बाल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फेस नहीं होता, फेस भी होता है मनुष्यों के जैसा ही, और बहुत सुंदर होते हैं, मतलब बहुत समचतुरस्थ होते हैं, राइट, कि इनकी जो बनावट होती है उसमें कहीं भी कोई दोष नहीं रहता, ठीक है। बस ये अलग बात है कि इनके बाल दाढ़ी मूछ नहीं रहती, बिल्कुल क्लीन पर रहती ऐसे है। आंख वगैरह सब हाँ, रहती सब होगी, सेम आंख रहता है, अच्छा। यस यस, ओके ओके बाकी सब ओके। सेम है। शिल्पा जी, आपने हाथ रेस किया। ये भवनवासी सारे देव है, तो ये असुर कुमार, नाग कुमार, तो ये सारे वही वाली अभी जो बोला आपने कि उनके शरीर नहीं होता है। हाँ, किसी भी देव का, देवों के अच्छा, शरीर किसी भी देव का, हमारी हाँ तरह नहीं रहते। ओके। अपने को अपन विजुअलाइज भी करें तो उनको एज अ मनुष्य की आकृति तो है, राइट, पूरा हाथ पैर सब कुछ मनुष्य जैसे हैं, राइट, लेकिन वैक्रियक है, राइट, उसमें अंदर में हमारी तरह से ब्लड, मांस, ये सब नहीं है, ठीक है। और अच्छा, पूरा मतलब कपड़ों में उनके आभूषण और सुंदर कपड़े वगैरह, मुकुट, सब कुछ के साथ आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और इनको ऐसे मतलब कुमार बोला है ना, असुर कुमार, नाग हाँ, कुमार, कुमार इसलिए गरुड़। बोलते हैं क्योंकि एक ये राजकुमार जैसे होता है ना, इस तरह से हाँ, युवाओं की तरह से बिहेव करते हैं, हमेशा यंग रहते हैं पहली बात तो, और दूसरा ये कुमारों की तरह से क्रीड़ा आदि में लगे रहते हैं, राइट, ओके। इसलिए कुमारों का नाम लिया। जैसे यहाँ पे वो मतलब नहीं हुआ कि नाग, नाग मतलब जो हम लोग कोबरा वगैरह बोलते हैं, वो नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। हाँ, ये इनके हमने अगर आपने सुना होगा, जैन तत्व विद्या जब पढ़ी थी तो इनकी पहचान कैसे होती है, इनके मुकुटों में इनके चिन्ह बने रहते हैं, ठीक है। तो इनके जैसे नाग कुमार हैं तो इनके नाग का चिन्ह बना रहेगा हाँ, मुकुट में, ओके है ओके। ना। अदरवाइज सब देखने में सेम, अदरवाइज नहीं तो क्यों कहते कि पहचान के चिन्ह कैसे पहचानते हैं, राइट, हाँ हाँ, क्योंकि जैसे देखने में गरुड़ सब होगा। सेम है, लेकिन इनके मुकुटों से इनकी पहचान होती है। जैसे बैज लगा देते हैं ना, हाँ बैज हाँ, से अपन पहचानते हैं कि ये बंदा कौन सी कंपनी में काम करता है, क्या पोजीशन है, राइट, ऐसे ही उनको मुकुटों से उनकी पहचान हो जाती है। हाँ, थैंक यू। हाँ, भूमिका, आपने हाथ रेस किया। हाँ, चारू चाची ने। चारू, यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन है कि ये जो मीडियम होते हैं, आपने सुना होगा, मीडियम्स होते हैं ना, जो एक सोल से दूसरे सोल को कनेक्ट करके बात करते हैं, हाँ, तो वो क्या चीज होती है? तो वो व्यंतर जाति के, मतलब वो ऐसा करते हैं कि व्यंतर जाति से कनेक्ट करवाते हैं? व्हाट इज दैट थिंग? बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। या इसके तो बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, सुना है मैंने भी, एक्चुअली मीडियम होते हैं, राइट, एंड दे डू टॉक टू फ्रॉम द हाँ, अदर वर्ल्ड, है ना। राइट, तो हाँ, या व्यंतर जाति ही पॉसिबल है, बाकी तो कोई नहीं आता है
इस तरह से बुलाने पर, राइट? कौतूहल सबसे ज्यादा व्यंतर जीवों को, देवों को रहता है। तो फिर वो सारे लोग व्यंतर देव बन जाते हैं ऐसा, मतलब वो मीडियम तो मतलब कितने लोगों से कनेक्ट करवा देते हैं, जिससे भी ना, जैसे आपकी इन सोल से कनेक्ट कराओ, चलो आपके पिताजी से। हाँ, तो अब ये देखो ना, हमें तो एग्जैक्ट तो नहीं मालूम कि वाकई में उसी के पिताजी हैं कि ये कोई मतलब उनकी बिहाफ पे जवाब दे रहा है, यू नो। मे बी देयर आर सम गुड सोल्स जस्ट वांट टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन, राइट? तो मतलब एग्जैक्ट क्या है, नहीं मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी, लेकिन हाँ सुना है और एक मूवी भी देखी थी, इफ यू रिमेम्बर। हाँ, डॉक्यूमेंट्री भी है इसके ऊपर प्रॉपर अच्छा, मीडियम्स के ऊपर। यस, तो इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। तो वही ना, जैसे जैन धर्म अपना साइंटिफिक है, तो आई एम हाँ क्यूरियस हाँ कि हाँ, नो आई फिर वो। एग्री। सभी को क्यूरोसिटी रहती है दूसरे वर्ल्ड के लिए, राइट? और जब हम स्पेशली पढ़ते भी हैं इतना और देखते हाँ भी सुनते भी हैं, राइट, तो कनेक्ट तो होते हैं, ये तो जानकारी है। लेकिन वो मोस्टली मेरे को जहां तक जानकारी है, वो व्यंतर जाति के देव ही देवों से ही कनेक्ट करते हैं। वो एक अलग बात है कि वो व्यंतर जाति का देव जाके किसी और से कनेक्ट हो, ठीक है? हाँ। वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आके फिर उनके बिहाफ पे आंसर करे कि हाँ हम सब ठीक हैं, और इस तरह से, यू नो, दे हैव पावर्स, राइट? तो दे ओके। कैन रिस्पॉन्ड ऑन देयर बिहाफ। बट ओके। अगर आप ये माने कि कोई नागकुमार जाति का देव आकर जवाब देगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल होता होगा, है ना? राइट। हाँ। क्योंकि उसके लिए तो ये लोग तो तभी आते हैं जब किसी का पुण्य बहुत ज्यादा हो या कोई बहुत ही ज्यादा सिद्धि कर हासिल कर ले, राइट? ये सिद्धियों के सिद्ध करने पर, मंत्र के सिद्ध करने पर आते हैं, राइट? जैसे हमने पढ़ा था ना, गरुड़ वाहिनी विद्या, राइट? राइट। ये जो हाँ। विद्याधर होते हैं, वो इनकी विद्याओं को सिद्ध करते हैं, राइट? तो ये जो भवनवासी देव हैं, देवियां हैं, ये फिर उनको उनकी हेल्प करती हैं जिन्होंने इनको सिद्ध किया होता है, ठीक है? हम्म। ठीक है, तो ऐसा मीडियम वाले केस में आप ये मानिए व्यंतर जाति। चारू। हाँ जय जी ने, हाँ ये जो मीडियम का ये जो भी पूछा इन्होंने, तो क्या चीज है ये, कुछ बता।